तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आज का हमारा सेट नंबर 41 होगा। इससे पहले 40 हमारा यानी 40 सेट कंप्लीट हो चुका है, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे UPPCL TG2 हुआ, DMRC, LMRC, LI मेट्रो और भी जो UP आर्मिनल, ALP CBT2 तो और बिहार PCL, ये सब में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका हम प्रीवियस ईयर का जो भी है क्वेश्चन उसको हम इस सेशन में कराते हैं डेली। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने भी तैयारी करने वाले भाई लोग हैं उसमें ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आज का सेपरेटली जो चैप्टर लिए हैं वह इल्यूमिनेशन से लिए हैं, ठीक है। इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति। तो प्रदीप्ति भी मेमोरी बेस होता है, आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला इसमें है, विद्युत डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन के कारण होता है। यानी विद्युत डिस्चार्ज लैंप जो होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन के कारण होता है, यानी किसके कारण होता है। पहला, वाष्प या गैस के आयनीकरण द्वारा। दूसरा, धारा के चुंबकीय प्रभाव द्वारा। तीसरा है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। चौथा, धारा का रासायनिक प्रभाव। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो वाष्प या गैस के आयनीकरण होता है उसके द्वारा जो है डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश का ऊर्जा उत्पादन होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो विद्युत जो डिस्चार्ज लैंप में जो दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन होता है गैस या वाष्प के आयनाइजेशन के कारण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो लैंप होता है वह निष्क्रिय गैस, जो निष्क्रिय गैस क्या क्या होती है, जैसे आर्गन हुआ, नियान हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया, तो ये सब होते हैं सोडियम अथवा मरकरी की जो वाष्प होती है उसमें गैस भरी जाती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, गैसों में विद्युत विसर्जन कब होता है। तो दोस्तों जब गैसों में विद्युत विसर्जन कम होता है, पहला दिया है जब गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा, जब चैम्बर से उच्च आर्द्रता अनुपयुक्त होती है, गलत है। तीसरा, जब गैस को और अधिक गर्म किया जाता है, ये भी गलत है। चौथा, जब गैसीय माध्यम में से तापीय ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैसों में विद्युतीय विसर्जन जब गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब होती है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरकरी वेपर लैंप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव लागू होता है। तो दोस्तों मरकरी वेपर लैंप में कौन सा प्रभाव लागू होता है, गैस आयनीकरण प्रभाव, तापन प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जो मरकरी वेपर लैंप होता है उसमें गैस आयनीकरण प्रभाव जो है लागू होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो मरकरी वेपर लैंप होता है वह 2 प्रकार का होता है। जो मरकरी वेपर लैंप होता है जिसमें हम मरकरी गैस भरते हैं वह जो है 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है, दूसरा लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है। तो दोस्तों इसमें जो है प्रारंभिक इलेक्ट्रोड जो है उच्च प्रतिरोध से जुड़ी होती है और प्रकाश जो है ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश उत्सर्जन में यह 5 से 7 मिनट का समय लेता है ना। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैसीय आयनीकरण प्रभाव कारण यह मरकरी वेपर लैंप प्रभाव लागू होता है इसका। क्वेश्चन अगला है, एक कैंडल के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स ... कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ल्यूमेन कहा जाता है, ठीक है। जो एक कैंडल होता है, एक कैंडल के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित जो फ्लक्स होता है उसको हम एक कैंडल कहते हैं, एक ल्यूमेन कहते हैं, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है
किसी भी सतह पर एक बिंदु पर रोशनी सतह और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के डॉट 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 होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली होता है, इंडिपेंडेंट, इक्विवेलेंट होता है। तो दोस्तों किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल के प्रकाश की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रदीप्ति I के समानुपाती होती है। ठीक है, जैसे फार्मूला होता है ना, E जो होता है समानुपाती I बटा d स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दूरी के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, रोशनी की मात्रा क्या होती है? तो रोशनी यानी इल्यूमिनेशन की जो मात्रक होती है वह लक्स होता है दोस्तों। तो और एक मात्रक होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसे लक्स कहते हैं, दोनों मात्रक होता है इल्यूमिनेशन का। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखेंगे। ई बराबर होता है एफ बटे ए होता है। ठीक है, और आगे जो है कैंडिला, आपका कैंडिला जो कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है कैंडिला, इसको आप याद रखेंगे। और जो प्रदीप्ति फ्लक्स होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, उसका मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है और आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है और इल्यूमिनेशन का मात्रक लक्स होता है, या लक्स या फिर ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदीप्ति घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है? तो अभी हम बताए हैं क्या होता है। ई बराबर आई कॉस थीटा बटे डी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ई बराबर आई बटे डी कॉस थीटा, ई बराबर डी बटे आई कॉस थीटा, ई बराबर आई बटे डी कॉस थीटा या ई बराबर आई कॉस थीटा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ई बराबर आई कॉस थीटा बटे डी हो जाएगा, आई कॉस थीटा बटे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ आई जो है ज्योति तीव्रता होती है और डी सतह बिंदु से स्रोत की दूरी, सतह बिंदु से स्रोत की दूरी होती है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो कैसे? औसत क्षैतिज शक्ति MHCP, दूसरा है MHSCP बटे औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति MSSCP। दोस्तों जो होता है, देखिए, जो समतल में कैंडल शक्ति के औसत का जो होता है MHSCP बराबर होता है 5/2 ल्यूमेन बटा स्टेरेडियन होता है ना, ल्यूमेन बटा स्टेरेडियन होता है। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कि मीन सेमी स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP बटे औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति इसके बराबर होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन की परिभाषित करता है? तो कौन करता है? पहला जो है ल्यूमेन बराबर कैंडल पावर प्लस सॉलिड एंगल, दूसरा है ल्यूमेन बराबर कैंडल पावर गुणे सॉलिड एंगल। ठीक है, तीसरा है ल्यूमेन बराबर कैंडल बटा सॉलिड एंगल, चौथा है ल्यूमेन बराबर कैंडल माइनस सॉलिड एंगल। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ल्यूमेन होता है वह कैंडल पावर गुणे सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, ल्यूमेन बराबर कैंडल शक्ति गुणे ठोस कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, डॉट 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 सभी स्थानों में सभी दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियों का औसत मूल्य होता है। क्या होता है? ऑल सरफेस कैंडल पावर का औसत मूल्य, दूसरा है वर्टिकल कैंडल पावर का औसत मूल्य, तीसरा सरफेस कैंडल का पावर का औसत मूल्य, चौथा है गोलाकार कैंडल पावर का औसत मूल्य।
तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गोलाकार कैंडल पावर का जो औसत मूल्य होता है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। वह आपका सभी स्थानों में सभी दिशाओं में मोमबत्ती शक्तियों का औसत मूल्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों हमारा, सतह के किसी बिंदु पर रोशनी ल्यूमिनस फ्लक्स द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए जाने वाले कोण को कोसाइन के डॉट 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 कहा जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर होता है आई कास थीटा बटे डी स्क्वायर। तो ल्यूमिनस फ्लक्स द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए जाने वाले जो कोण के कोसाइन होता है उसके क्या होता है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस फाई के होता है, कोसाइन के होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डी के वर्ग के स्क्वायर के होता है। ठीक है, तो सभी के बारे में याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ई बराबर आई कास थीटा बटे डी स्क्वायर। इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे। इल्यूमिनेशन में यह क्वेश्चन बार बार आपसे इस फार्मूले पे पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको आप दोस्तों जरूर याद रख लेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ डॉट 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 के बीच में होता है। तो दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ कितना होता है, 4000 AU से 7000 AU के बीच होता है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो बैगनी होता है 3900 से 4500 होता है, नीले का 45 से 5000 होता है, हरा 5000 से 57 होता है, पीला 5700 से 5900 होता है, नारंगी का 4900 से 6200 होता है, और लाल का 6200 से 7600 वेवलेंथ होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल का। सबसे कम किसका होता है, वेवलेंथ बैगनी का होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पे जो दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ होता है वह 4000 से 7000 के बीच होता है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, एक तंतु लैंप में आर्गन गैस को भरते हैं। कैसे भरते हैं, प्रकाश की चकाचौंध को कम करने के लिए, दूसरा दक्षता को बढ़ाने के लिए, तीसरा प्रकाश का रंग बदलने के लिए, चौथा क्या है, टंगस्टन तंतु के वाष्पीकरण को कम करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो गैस हम भरते हैं वो मेनली टंगस्टन तंतु के वाष्पीकरण, ठीक है, को कम करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्गन गैस उसी लिए भरते हैं। क्वेश्चन अगला है, फ्लोरोसेंट लैंप की ट्यूब डॉट 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 से भरी होती है। ऑक्सीजन से, फेरस से, नाइट्रोजन से, Hg और आर्गन से। तो दोस्तों किससे भरी होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। Hg पारा और आर्गन मरकरी और आर्गन से भरी होती है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फ्लोरोसेंट लैंप की ट्यूब होती है वह मरकरी और आर्गन गैस से भरी होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, कौन सा लैंप एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के लिए सर्वाधिक उचित होता है। कौन होता है, फिलामेंट लैंप, मेटल हैलाइड लैंप, CFL LED। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो मेटल हैलाइड लैंप होता है वह अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के लिए सर्वाधिक उचित माना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, नियॉन साइन लैंप का प्रयोग होता है रीडिंग रूम में, हाउस में, इंडस्ट्री में, एडवर्टाइज में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापनों में नियॉन साइन लैंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नियॉन साइन लैंप की दक्षता जो होती है 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट होती है। ठीक है, इसका जो शक्ति खपत होती है इसमें 5 वाट के लगभग होती है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। और जो इन लैंप का प्रयोग कहाँ करते हैं, विज्ञापनों में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, दृश्य स्पेक्ट्रम की परास होती है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम की जो परास कितनी होती है, 200 से 1000, 300 से 760, 400 से 1000, 380 से 740। तो स्पेक्ट्रम परास जो होती है दोस्तों 380 से नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो दृश्य स्पेक्ट्रम की परास होती है 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा,
निम्न में से कौन सा लैंप एक वर्णी प्रकाश देता है? तो दोस्तों कौन सा लैंप है जो एक वर्णी प्रकाश देता है? पहला है अपना सोडियम वेपर लैंप, दूसरा ट्यूबलाइट, तीसरा है GLS लैंप, चौथा मरकरी वेपर लैंप। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सोडियम वेपर लैंप होता है एक वर्णी प्रकाश देता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करें सोडियम वेपर लैंप का, तो सोडियम वेपर लैंप की दक्षता 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है। दोस्तों जिसकी दक्षता जितनी ज़्यादा होती है ना वो उतना अच्छा होता है तथा इसका जो औसत जीवन काल होता है, आयु होता है 3000 घंटे आवर होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और इसमें 3000 वाट घंटे होती है। और इसका प्रयोग की बात करें तो प्रकाश जो सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था में और औद्योगिक प्रतिष्ठान में किया जाता है। ठीक है, इस सब में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको जो है दोस्तों हमेशा क्षैतिज स्थिति में लगाना चाहिए। ठीक है, इसको हमेशा क्षैतिज स्थिति में लगाना चाहिए इस लैंप को। ठीक है, और यह लैंप जो है शुरू होने में कितना समय ले लेता है? 10 से 15 मिनट तक का समय ले लेता है शुरू होने में। ठीक है, तो ये सब आप सोडियम वेपर लैंप से याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक वर्णी जो प्रकाश होता है आपका सोडियम वेपर लैंप हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग होता है, तो अभी बताए हैं सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग या तो स्ट्रीट लाइट रास्तों के लिए या तो औद्योगिक प्रतिष्ठान में होता है। तो यहाँ पे रीडिंग रूम नहीं होगा, ऑडिटोरियम नहीं होगा, लाइब्रेरी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट यानी रास्तों के लिए सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बात करें इसका दोस्तों जो सोडियम वेपर लैंप का रंग होता है, सोडियम वेपर लैंप का रंग ये भी पूछ लेता है आपसे। तो ये प्रकाश जो होता है पीला होता है। ठीक है, पीला यानी येलो होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा अगला है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है वेवलेंथ पर, फ्रीक्वेंसी पर, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड इंटेंसिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रकाश का रंग होता है वह तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति पे निर्भर करता है। v बराबर एन लेमडा होता है, एन लेमडा होता है, यानी एन या आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ही होता है, दोनों का मतलब। ठीक है, जहाँ भी जो होता है निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। वहीं बात करें लेमडा जो होता है तरंग दैर्घ्य होता है, और एन या एफ हमारी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होता है, हर्ट्ज में होता है। तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यह जो है जो रंग उसका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों पे निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल जो भी इसमें बचा हुआ इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन है कल हम डिस्कशन करा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।